नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया और आज 38 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में 1341 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। 5905 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है और अब तक 498 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। और आज सबसे ज्यादा 14 मामले हरिद्वार से सामने आए हैं। आज 1118 सैंपल नेगेटिव पाए गए, लेकिन 5905 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। ये रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कोरोना अपडेट है उत्तराखंड का? देखिए अवधेश, अगर पूरे राज्य की बात करें तो आज पूरे राज्य में 38 मामले सामने आए हैं और जिसके चलते अब 1341 पूरा कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। और ऐसे में आज सबसे ज्यादा हरिद्वार जनपद से मामले आए हैं, जिसमें 14 हरिद्वार से हैं, देहरादून से 3 है, उधमसिंह नगर से 2 है, टिहरी गढ़वाल से 1 है और 1 चंपावत का मामला है। और यही लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में अवधेश इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हालांकि राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि आखिरकार बढ़ती संख्या पर नियंत्रण कैसे करे। लेकिन अभी सरकार अलर्ट मोड में तो है, लेकिन कोई समाधान ऐसा निकल के नहीं सामने नजर आ रहा है कि आखिरकार इनकी बढ़ती संख्या पर नियंत्रण कैसे कर पाए। अब लगातार राज्य में संख्याओं में इजाफा होता जा रहा है और 50 के अनुमानित जो आंकड़ा है वो लगातार ये बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन लगातार या तो 50 या 100 का लगातार सैकड़ों केसेस उत्तराखंड में आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होगी कि अभी जो वेटिंग लिस्ट है वो 5000 ऐसे सैंपल्स है जिनका इंतजार है और उनमें सबसे ज्यादा जो प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड में आए हैं देश के कोने कोनों से, हॉटस्पॉट से, उनका भी यही इंतजार है आखिरकार वो जो 5000 सैंपल्स अभी वेटिंग में है उनमें कितने पॉजिटिव होंगे। लिहाजा पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, तो राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंताजनक जरूर है और राज्य स्वास्थ्य विभाग के भी लिए चिंताजनक जरूर है कि आखिरकार इतनी बढ़ती संख्या अब राज्य में हो रही है, उस पर नियंत्रण कैसा कर पाए। अब यही देखना होगा कि लगातार उत्तराखंड के तमाम जनपदों में लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है और रोज ही यानी प्रतिदिन अगर बात करें तो सैकड़ों की केसेस उत्तराखंड में आ रहे हैं। हालांकि आज थोड़े से मामले कम आए हैं, 38 मामले पूरे दिन के हैं, लेकिन अभी इंतजार होगा क्योंकि अभी शाम का हेल्थ बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी होता है। वो 8 बजे के बाद ही कितने आंकड़े और उत्तराखंड में बढ़ेंगे उसका इंतजार करना होगा कि आखिरकार कितने अभी मामले आज की डेट के उत्तराखंड में होंगे। अवधेश, शुक्रिया विनोद जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात पिथौरागढ़ की करते हैं, जहां पर धीरे धीरे कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ में अभी तक 44 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये सभी लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, सूरत रेड जोन से आए प्रवासी हैं। बीती 6 जून की देर रात तक पिथौरागढ़ में एक ही साथ 16 कोरोना संक्रमित लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई और इसमें 15 गंगोलीहाट एक पिथौरागढ़ मुख्यालय का व्यक्ति है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि 44 संक्रमित मरीजों में से 20 लोग ठीक होकर अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। उधमसिंह नगर में कोरोना की जांच अब रुद्रपुर के जिला अस्पताल में बनी लैब में हो सकेगी। इससे पहले जिले से सैंपल लेकर कोरोना के जांच हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में कराई जाती थी। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जांच के लिए लैब की व्यवस्था की गई। ऐसे में रोजाना 30 से 50 सैंपल्स की जांच की जा सकेगी। से हमारी ट्रूनाट मशीन चालू हो गई है। आज से हमारे पहले सैंपल के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यद्यपि उसकी अभी कैपेसिटी कम है, अभी केवल 30 से 50 सैंपल ही हम लोग प्रतिदिन कर पाएंगे और जो अतिरिक्त सैंपल्स होंगे वो अभी जो है या तो पड़ोसी राज्य दिल्ली में जाएंगे एनसीडीसी लैब में, अन्यथा जो है अगर सुशीला तिवारी का लोड कम हुआ तो वहाँ पे भी भेजेगा। कोरोना महामारी से बचने के लिए आज से पौड़ी जिले को अब हर रविवार को बंद रखा जाएगा। साथ ही इस दिन बाजार को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पौड़ी के पूरे बाजार को फायर सर्विस के कर्मचारियों ने नगर पालिका के साथ मिलकर सैनिटाइज किया। जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे बाजार की सभी दुकानों के साथ ही सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज किया गया। नगर पालिका के अधिकारी ने बताया कि ये पहल तब तक जारी रहेगी जब तक पौड़ी जिला कोरोना मुक्त न बन जाए।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका ने नैनीताल के बाजारों और बाजार से सटे घरों को सैनिटाइज किया। नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मल्लीताल, तल्लीताल और भोटिया और तिब्बती बाजारों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। नगर में सैनिटाइजेशन का काम दिन भर चला और इस दौरान बाजार बंद रहे। सैनिटाइजेशन के दौरान आम आदमी को भी बाजार में जाने से रोक दिया गया। अभी जो कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसके तहत जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जो महत्वपूर्ण वार्ड हैं, तल्ली बाजार, मल्ली बाजार के साथ साथ जो डेंस पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं, उनको आज चरणबद्ध तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और आगे जाके भी अन्य जो वार्ड विशेष बचे हुए हैं उन पर भी सैनिटाइजेशन वगैरह का काम किया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण फैलने की संभावना को रोका जा सके। एक तरफ कोरोना देवभूमि में कहर बरपा रहा है तो वहीं काशीपुर में किसी तरह का कोई डर नहीं दिख रहा और ना ही लोग एहतियात बरतते दिख रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें थोक सब्जी मंडी से आई, जहां पर सुबह 5 बजे से इस मंडी में व्यापारियों की भीड़ दिखती है, लेकिन न तो यहां पर कोई मास्क लगाए दिखता और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। काशीपुर की इस मंडी का हाल देखकर प्रशासन सिर्फ कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप काशीपुर की तस्वीर देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कोरोना को यहाँ के लोग कितने हल्के में ले रहे हैं। और उस हालत में जब लगातार उत्तराखंड में कोरोना का कहर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, मंडी प्रशासन का भी इधर ध्यान नहीं है और सब्जी मंडी की हालत ऐसी है कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कोई कोरोना को लेकर एहतियात। और कई ऐसे लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे जिन्होंने मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। उत्तराखंड में कल से चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार हो रहा है, लेकिन होटल एसोसिएशन ने होटल बंद रखने की घोषणा की। इस कड़ी में एसोसिएशन ने पदाधिकारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी दीपेंद्र नेगी से मुलाकात की और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे न पूरी होने तक होटल बंद रखने की चेतावनी दी है। दरअसल लॉकडाउन के कारण बीते 2 महीने से होटल व्यवसाय बंद है। ऐसे में होटल व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। व्यवसायियों का कहना है कि बिजली का बिल, होटल के किस्त समेत तमाम तरह के टैक्स देने हैं, लेकिन बीते 2 महीनों से होटल संचालित न होने के कारण वो कोई भी खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उनकी सरकार से मांग है कि उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए। केदारनाथ धाम में आपदा में क्षतिग्रस्त हुए भवनों का निर्माण का काम आखिरी चरण में है। धाम में तीर्थ पुरोहितों के लिए 46 भवन बनकर तैयार हो गए। इन भवनों को भूकंप, बर्फबारी और आपदा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बाबा शिव का धाम केदारनाथ धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रहा है। जून 2013 की आपदा में तबाह हुए भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आपदा में तबाह हुए तीर्थ पुरोहितों के 46 भवन बनकर तैयार हैं। इन मकानों को भूकंप, बर्फबारी और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दो 2013 की आपदा में 46 भवन तबाह हो गए थे, जिनमें से 41 भवन पहले की तरह से तैयार किए गए हैं, जबकि जीएसडब्ल्यू के सहयोग से 5 भवन तैयार किए जा रहे हैं, जिनका काम आखिरी चरण में है। टोटल जो जीएसडब्ल्यू ने कहा है, अभी फिलहाल के लिए 5 मकान बनाने हैं, जिसमें से 2 मकान कंप्लीट हो गए हैं और 3 मकानों पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। जिन मकानों में वो सारे मकान गढ़वाली शैली में बने हुए हैं, उनमें जैसे क्लैडिंग के स्टोन लगे हुए हैं, बाहर से उसके प्लास्टर के बाहर से क्लैडिंग के स्टोन लगे हुए हैं, टीक के दरवाजे हैं, डबल दरवाजे वाले सारे घर ऐसे बने हुए हैं और जो सीलिंग है ऊपर वो लकड़ी की सीलिंग हो रखी है। इन भवनों का निर्माण पहाड़ी शैली में किया जा रहा है। साथ ही धाम में अभी कई और निर्माण काम भी किए जा रहे हैं। 3 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे पहले था सरस्वती नदी पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य और वहां पर एक भव्य घाट का निर्माण करना और मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बनाना, और तीसरा जो उनका बड़ा प्रोजेक्ट था वो तीर्थ पुरोहित के लिए भवनों का निर्माण कार्य था।
जिसके लिए उन्होंने 50 करोड़ के आसपास तक का जो है वो खर्चा अभी कर लिया है और अभी उनका काम आगे जारी है। इस बार बर्फबारी से पुनर्निर्माण काम काफी प्रभावित हुए हैं, मगर अब उम्मीद है कि बचे हुए काम भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से केदारनाथ धाम में फिलहाल सन्नाटा है। मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी, पुलिस जवान और मजदूर ही धाम में मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना महामारी से सबकी रक्षा हो, सभी को आरोग्यता मिले और उत्तराखंड, प्रदेश सहित देश दुनिया कोरोना मुक्त हो, इसी कामना के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक का पाठ किया गया। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी ने बताया कि सुबह 6 बजे से पौने 7 बजे तक मुख्यमंत्री की ओर से धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर ने पूजा संपन्न की। इस दौरान रुद्राष्टाध्यायी पाठ किया गया, स्वयंभू शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक और जलाभिषेक किया गया और मानवता के कल्याण और आरोग्यता की कामना की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर मसूरी से है, जहां का केम्प्टी फॉल नहीं खोला जाएगा। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अगले 1 सप्ताह तक केम्प्टी फॉल नहीं खुलेगा। तो जो 8 जून से राहत मिलनी है, वहां पर तमाम स्तर पर जिला प्रशासन अपने अपने हालात को देखते हुए फैसला ले रहा है। और उन सब के बीच खबर यह है कि मसूरी का जो केम्प्टी फॉल है वो अगले 1 हफ्ते तक नहीं खोला जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में पानी आपूर्ति वाले फिल्टर टैंक में मरा हुआ बंदर मिलने के मामले में प्रशासन ने गंभीरता से लिया। 24 घंटे के अंदर ही मामले की जांच बड़कोट तहसीलदार को सौंपी गई है। और एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लेते हुए कोविड प्रभारी अधिकारी मनीष कुमार ने फिल्टर टैंक के पास पहुंचकर औचक स्थलीय निरीक्षण किया। इस पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही कोविड प्रभारी अधिकारी मनीष कुमार ने जल संस्थान अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के भी संकेत दिए। यहाँ पे जो टैंक है, यहाँ से पीने का पानी ईश्वरपुर नगर को सप्लाई होता है, वहाँ पे तो सूचना मिली कि यहाँ पे जो है साफ़ सफाई में थोड़ी ढील बरती गई है। तो मौके का मैंने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जो प्रॉब्लम्स जो है मैडम ने बताया है, अब मैं उसकी एक रिपोर्ट बना के माननीय डीएम महोदय को प्रेषित करूँगा। अभी 1 हफ्ते पहले इस टैंक में बंदर मरा हुआ मिला। लोगों के अंदर दहशत हो रखी है, पहले ही कोरोना महामारी है और अब लोगों के अंदर दहशत हो रखी है कि अगर ऐसा गंदा पानी पिएंगे और हमें उल्टी दस्त हो गए तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर लोग तो पहले ही परेशान हैं। और प्रदेश में कोरोना आपदा प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार बेस अस्पताल से डिस्चार्ज हुए कोरोना मरीजों के ठीक होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान हरक सिंह रावत ने मरीजों पर पुष्प वर्षा की और तालियां बजाकर मनोबल उनका बढ़ाया गया। हरक सिंह रावत ने डॉक्टर्स की भी तारीफ की और कहा कि डॉक्टर्स की लगातार कोशिशों का ही नतीजा है कि कोरोना मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। के बेस चिकित्सालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 10 संक्रमित मरीज हमारे इस बेस चिकित्सालय में भर्ती थे। हमारे चिकित्सकों के अथक प्रयास से, पैरामेडिकल स्टाफ के अथक प्रयासों से और उन मरीजों की दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए 7 लोगों को जो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं उनको सकुशल आज हमने उनके घरों के लिए उनको भेजने की व्यवस्था की है। फूलों की वर्षा के साथ एक संदेश देने की कोशिश की है कि एक तरह से ये योद्धा हैं जिन्होंने चिकित्सकों की देखरेख में अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त की है। और कोरोना महामारी के चलते इस बार पौड़ी का प्रसिद्ध खैरालिंग मुंडेश्वर मेला स्थगित कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब बाबा का दर भक्तों के बिना सुनसान है। बताया जाता है कि साल 1551 से इस मंदिर में मेले की परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें प्रसिद्ध खैरालिंग मंदिर में दूर दराज के क्षेत्रों से भक्त आते हैं।
यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और हजारों की तादाद में भक्त बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, भोग चढ़ाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते 2 दिनों तक चलने वाला मेला स्थगित करना पड़ा। हर साल ये मेला 6 और 7 जून को लगता था। हालांकि मंदिर के कुछ पुजारियों ने कुछ लोगों की मौजूदगी में भगवान को भोग लगाया। और मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से आम और लीची का स्वाद इस बार फीका हो गया है। आमतौर पर आम और लीची दोनों को एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, लेकिन इस साल के शुरुआत से ही बदलते मौसम ने उद्यान को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हल्द्वानी भावर क्षेत्र के किसान भी इन दिनों बेमौसम बारिश से काफी परेशान हैं। आम और लीची के इस बार औसत से ज्यादा उत्पादन हुआ, लेकिन बदलते मौसम ने इन दोनों फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उद्यान मालिकों का कहना है कि इस बार लागत भी निकलनी मुश्किल है, क्योंकि बाजार में लीची पहुंचना आसान नहीं है। इस नुकसान पर प्रशासन का क्या कहना है? हर ग्राम पंचायत में सर्वे कराया जाएगा और उसके मुताबिक मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, बेमौसम बारिश से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके साथ साथ जो ये बागानों की जो बात आ रही है कि फल क्यों इस बार नहीं है, इसके कारण ये थे कि चाहे आम, लीची, कुछ भी फल हों, उनको एक निश्चित तापक्रम की ज़रूरत होती है और तापक्रम के बढ़ने के साथ ही उनका भी विकास होता है। इस बार तापक्रम बहुत उतार चढ़ाव का रहा, इसलिए फलों को नुकसान हुआ। इसके साथ साथ आंधियाँ आई, तूफान आए, बारिश हुई। बस अब लीची तो है, लेकिन काफ़ी महंगी है। करीबन लोग 70 से 80 रुपये के बीच में बेच रहे हैं। और इस बार बाज़ार से लीची पहले ही गायब हो चुकी है, क्योंकि जो लोकल की जो लीची आती थी वो बड़ी मिठास ली होती थी, लेकिन इस बार जो लीची है वो फिलहाल लोकल की बहुत कम पैदावार हो गई, तो इसकी वजह से रेट हाई हैं। अब जिनको लीची खाने का शौक है उनको थोड़ा सा जेब पे खर्च करनी ही पड़ेगी, ढीली करनी ही पड़ेगी। जॉइंट टीम्स हमारे द्वारा बनाई गई हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स की। वो SDRF के गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक पटवारी पट्टी में नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। इससे पूर्व भी मार्च में जो ओलावृष्टि हुई थी उसका आंकलन समाप्त हो चुका है और अब जो प्रभावित कृषक हैं उनको नियमानुसार मुआवजे की कार्रवाई गतिमान है। हल्द्वानी में राशन की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से 100 क्विंटल चावल बरामद किया गया। ट्रक चालक के पास कोई कागज मौजूद न होने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मामले में पूरी छानबीन जांच की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी राशन की कालाबाजारी का एक और मामला हल्द्वानी में सामने आया था, जिसके बाद से खाद्य विभाग और सक्रिय हो गया है। मुखबिर की सूचना पे ये बताया गया था कि एक गाड़ी चावल की लद करके सरकारी राशन से लद के जा रही है, तो हमने उसको लाइन नंबर 8 से पीछा करके ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पे रोका, मगर जांच में जो चावल है उसमें कट्टे जो है सरकारी कट्टों में चावल नहीं लदा हुआ है, चावल जो है प्लेन कट्टों पे लदा हुआ है। तो इस संबंध में GST वाले साहब से भी बात की गई, राज्य के असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ब्रांडेड चावल पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो अभी जो है ये चावल की गाड़ी, क्योंकि गाड़ी वाला कोई कागज़ नहीं दिखा पाया है, तो इसकी कार्रवाई के लिए हम इनको मंडी सचिव साहब से बात हो गई है, उनके सुपुर्द करने जा रहे हैं। चमोली जिले में केदारनाथ वन प्रभाग के लनाऊ गांव के पास चीड़ के जंगलों में अचानक आग लग गई। गांव के पास जंगलों में लगी आग की बड़ी बड़ी लपटों को देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। आप देखिए किस तरीके से चीड़ के जंगलों में आग लगी है, क्योंकि जो चीड़ के पेड़ होते हैं ज्वलनशील होते हैं काफ़ी। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जंगलों में आग लगाने का मामला दर्ज किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों आपदा प्रबंधन के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक करना जरूरी है, ताकि समय आने पर वो अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्कूलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित सप्ताह में एक क्लास इस विषय पर जरूर होनी चाहिए।
देहरादून में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग के साथ शारीरिक प्रताड़ना के मामले में बोर्डिंग स्कूल के वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र के परिजनों ने बोर्डिंग स्कूल पर आरोप लगाया था कि लॉकडाउन के दौरान नाबालिग छात्र के साथ शारीरिक प्रताड़ना की गई। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है और वार्डन पर कानूनी शिकंजा कस दिया गया है। उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के बाकी 13 विषयों की परीक्षाएं 20 से 24 जून तक होंगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में इसका ऐलान किया। सभी परीक्षा केंद्रों को जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। परीक्षा केंद्र में 15 जून से 19 जून तक सैनिटाइजेशन होगा, जिसके बाद बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जाँच का काम 15 जुलाई तक चलेगा। जो हमारे विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बने थे, वह स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वह या जिस संस्था के अंदर भी देख रेख चल रहे होंगे, सेंटर चल रहे होंगे, वह 15 जून को हमको हमारे हैंड ओवर हो जाएंगे और 15 जून से लेकर 19 जून के बीच में हम उनको सैनिटाइज करा देंगे और 20 जून से लेकर 24 जून तक जितने विद्यालय शिक्षा में हाई स्कूल और इंटर के पेपर हमारे बचे हुए हैं, इस सबका हमने कार्यक्रम घोषित कर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।